नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। इस समय हम जुड़ गए हैं फेसबुक लाइव से। अपने वादे के अनुसार हर रोज़ शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। फेसबुक लाइव से आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। आपसे आग्रह है, आप भी जुड़ जाइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, हमारे इस चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें और मजबूत करिए। आपसे आग्रह एक बार फिर कि शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हर रोज़ फेसबुक लाइव से हम जुड़ते हैं। विमर्श न्यूज़ लाइव के फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ जाइए। बढ़ते आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हुए कि कोरोना अपडेट को, चूँकि हर रोज़ कोरोना पर हम लोग बातचीत करते हैं, क्षमा करें तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। हर रोज़ शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ एक बार फिर। आइए जुड़ते हैं फेसबुक लाइव से और आज हम चर्चा करते हैं आज के दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर, यह बताते हुए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना जाने वाला भी अभी नहीं है, इसलिए कोरोना से डरने की ज़रूरत है। और हम आपसे ये चूँकि मास्क जो हमने पहना हुआ है प्रतीक के तौर पर, ये मास्क जो हमने ये पहना है इसलिए कि चूँकि अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो में ये पूरी तरह से सैनिटाइज है। हमने दोनों टीका ले रखा है और हमारे अतिथि जो हैं उन्होंने भी, तो हमें तो यहाँ पर कोई डर नहीं है। लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकलिए मास्क ज़रूर पहनिए। और मास्क के अलावा जो गाइडलाइन है, आपको समय समय पर हाथ धोना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दवाएं जो ज़रूरी हैं, जो सबसे पहले तो टीका ज़रूर आपको लेना है। टीका केंद्रों पर जाइए और टीका लीजिए। अभी आपसे बातचीत हो पाए इसके लिए हम ये मास्क हटा रहे हैं, लेकिन आपको ये बताते हुए कि कोरोना से डरने की ज़रूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के साथ जीने की कला सीखनी होगी। आपको ये बताते हुए कि देश में कल 38,000 के आसपास जो कोरोना मरीजों की संख्या थी एक दिन में, पिछले 24 घंटों में कल थी 38,700 और आज 41,000 के पार है, माने 41,800, माने ये संख्या बढ़ गई है, 2,000 से ज़्यादा बढ़ गई है। इसका माने कि कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। हर रोज़ ये संख्या बढ़ रही है। मरने वालों की संख्या 585 है, कल ये संख्या 624 थी, लेकिन आज पिछले 24 घंटों में राहत यही हुई कि 585 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 785 एक्टिव केस हैं, 113 लोग आज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। इसका माने ये हुआ कि कल से आज की संख्या 13 बढ़ गई है। इसका माने यह भी हुआ कि पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो रही है और हर रोज़ जो मरीज मिलते हैं उस संख्या में बढ़ोतरी है। बिहार में कल जो संख्या थी मरने वालों की वो 4 थी, लेकिन आज हम आपको बता दें ये संख्या, क्षमा करें, कल 2 थी और आज ये संख्या 4 है। तो कोरोना से डरने की ज़रूरत है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये बताते हुए कि बिहार में टीका की जो गति है वो बहुत धीमी है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कल बिहार के 7 जिलों में एक भी व्यक्ति को टीका नहीं लग पाया क्योंकि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोविशील्ड जिन्होंने पुराना टीका लिया है, तो कुछ पुराने लोगों को जिनको दूसरा डोज लेना था उनको तो मिला, लेकिन 7 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी टीका नहीं दिया गया। ये सरकार के लिए भी ये मुश्किल भरी खबर है और लोगों के लिए भी। तो कोरोना से डरिए, जागरूक रहिए और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी हुए हैं उसका पालन जरूर करिए। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, क्षमा करें दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर हमारी ये है कि गया में आज एक महादलित बस्ती में 98 से ज़्यादा, 100 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन हमें जो संख्या मिली है, जो एग्जैक्ट जो संख्या है 98 लोग महादलितों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो ईसाई बन गए। क्यों बन गए? उन्होंने ये कारण बताया कि बहुत दिनों से उनके घर में बीमारी चल रही थी। एक कमला देवी नाम की महिला हैं, वो कह रही थी कि उनके घर में उनका बच्चा बहुत दिनों से बीमार था और मृत्युशैया पर था। उनको जब कोई बात नहीं सूझी, डॉक्टरों से दिखाकर वो थक चुकी, तो उनको किसी ने कहा कि ईसाई धर्म गुरु से मिलिए, वो कुछ कल्याण कर सकते हैं। और फिर वो महिला किसी ईसाई धर्म गुरु से मिलती है। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उनको कुछ तरह का पानी पीने को दिया और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। ये चमत्कार हुआ और इस चमत्कार से प्रभावित होकर
उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि उस चर्च की गतिविधियां वहां पर थीं और लगातार प्रार्थना सभाएं उस गांव में की जा रही थीं और प्रार्थना सभा में महादलितों को बुलाया जा रहा था और वो लोग जा भी रहे थे। ये एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद लोगों ने फिर वहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरे चर्च में लोगों को बुलाया गया था, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और बेलवाडीह जो ये गांव है वहाँ पर 98 महादलितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये केवल अंधविश्वास के कारण धर्म परिवर्तन हुआ कि इसके पीछे और कहानी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है ये धर्म परिवर्तन की ये जो चल रहा है ये सिलसिला, ये ईसाई धर्म मिशनरी का जो टास्क है, जो मिशन है, उसी में ये चल रहा है कि ये कोई दूसरी वजह है इसकी? मेरे लगने से तो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक इस तरह की घटनाएं हैं, छिटपुट घटनाएं हैं, ये होते रहती हैं, इनको बहुत तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो अभी शासन करने वाली पार्टी है केंद्र में भाजपा और यहाँ भी गठबंधन में है, वह इन चीज़ों को बहुत तूल देती है। उसके एजेंडा के तहत होता है कि देखो धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन ये कितने बड़े पैमाने पर होता है। इतने साल से ब्रिटिश राज रहा, कितने लोग क्रिश्चियन बने, तो यह बहुत कोई बड़ा खतरा है भी नहीं और इसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है क्योंकि खास एजेंडा, एक कम्युनल एजेंडा, एक सांप्रदायिक एजेंडा को यह जो है सर्व करता है, उसको आगे बढ़ाता है। इसीलिए इन लोग इसको, मुझे यह कोई बड़ी घटना लगती ही नहीं। लेकिन ये क्या, ये अंधविश्वास नहीं है कि आपको किसी ने पानी पिलाया और आपकी बीमारी ठीक हो गई? हाँ, ये अंधविश्वास तो है सोसाइटी में, और महादलित हैं और जितने, अगर ये इनके एजुकेशन नहीं रहेगा और एजुकेशन के बाद भी जितनी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है उसकी ओर भी इंगित करता है। और इसके चलते अंधविश्वास है, ट्रस्ट नहीं है। हम लोगों ने ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाया एक समाज के तौर पर, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है मेडिसिन का, तो उसका भी ये समस्या लेकिन है। ईसाई मिशनरियाँ जो सेवा और शिक्षा, ये दो चीज़ें हैं कि उनकी बहुत ही अच्छी हैं और इस पर बहुत काम करती हैं। क्या अंधविश्वास फैलाने का काम वो भी करते हैं? कर सकते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मिरेकल्स की बात करना किसी भी रिलीजन में अपने आप में अंधविश्वास पर ही को ही बढ़ावा देना है। और वो मिरेकल्स का एक स्थान है, उसी के आधार पर मदर टेरेसा को भी सेंटहुड मिला था, उसका एक स्थान है, क्रिश्चियनिटी में भी है और दूसरे धर्मों में भी है। उस तरह की चीज़ों का, चमत्कार का, तो इसीलिए चमत्कार की बात। तो गया के इस धर्म परिवर्तन को भी हम इसी रूप में ले सकते हैं कि ये अंधविश्वास के कारण कुछ लोगों ने अपना धर्म बदला। ये एक लालच भी होता है। आपको मैं बताऊं कि कई गांवों में ये चर्चा है कि कुछ लाख रुपए उनको दे दिए जाते हैं या उनके पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की व्यवस्था। हो सकता है, ये तो हमारे वेलफेयर सिस्टम का भी फेलियर है ना। ये तो वेलफेयर सिस्टम का भी फेलियर है कि हम उनकी पढ़ाई का ना व्यवस्था कर सकते, ना उनकी स्वास्थ्य का व्यवस्था कर सकते, उनके रोजगार का नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है इस पर बहुत, लेकिन समग्रता में इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये क्षमा करें, परिचय कराना मैं भूल गया था। पार्थ सरकार आज के हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर इस डिबेट में हमारे साथ हाजिर हैं। पार्थ सरकार सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं और उन्होंने इस धर्म परिवर्तन को ये कहा कि ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में जब कुछ नहीं हुआ और ब्रिटिश शासनकाल में भी इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया, तो ये एक छोटी घटना के तौर पर इसको देखना चाहिए। हालांकि पूरे देश में धर्म परिवर्तन को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2 लोगों को इसमें पकड़ा भी गया था अभी हाल में और उस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। ये एक अलग बात है, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गया वाली घटना, इसके पीछे क्या कहानी, ये बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। वो वाराणसी गए। वाराणसी में उन्होंने 1478 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जो पहले से तैयार थे उनका। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वाराणसी शहर जो है उसमें संगीत और
चित्रकला, कला और संस्कृति, संगीत दोनों ही उसके रोम रोम में रचा बसा हुआ है। उन्होंने जापान के साथ अपनी दोस्ती की तारीफ की और उसके भी गुण गाए। उन्होंने वहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी जापान और भारत सरकार दोनों की, कि वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर एक विशाल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री ने आज उसका उद्घाटन किया। गंगा नदी में एक क्रूज जो चलेगा, एक बड़ा पानी का जहाज चलेगा जिससे लोग भी सैर कर पाएंगे, उसका भी उन्होंने लोगों को वो सौंपा। तो कई योजनाओं को आज सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने बहुत सारे उनके तारीफ के जो पुल बांधने होते हैं वो किया। योगी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी जी बहुत उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। और बहुत पार्थ सरकार जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये पूर्वांचल को साधने की ये टाइमिंग का सवाल है कि प्रधानमंत्री अभी, वो तो उनका क्षेत्र है, वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं। अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो मेरे समझ में ये बात आ रही है कि या तो ये पूर्वांचल को साधने की कोशिश है, फिर योगी आदित्यनाथ वाला मसला क्या ख़त्म हो गया? अभी तो चल रहा था कि उनको बदला जाएगा, उनके जगह पर कोई दूसरा होगा, लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ की वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपका कमेंट हम जानना चाहेंगे। इसमें बहुत विशेष नहीं कहना है। एक ज़रूर बात है कि जब काउंटडाउन शुरू है उत्तर प्रदेश इलेक्शन का, तो इस तरह के शिलान्यास बढ़ेंगे। और दूसरी बात एक यह भी है कि भाजपा का जो एक एजेंडा है तथाकथित विकास का, जिसमें लोगों से ज़्यादा पूंजी के विकास का है, और वो रिलीजियस टूरिज़्म के हिसाब से भी यह इम्पोर्टेंट जो क्रूज़ शुरू करना और इस तरह का कन्वेंशन सेंटर्स खोलना, तो ये एक रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र पर ध्यान दिया है और वाराणसी पहले जैसा वाराणसी अब रहा नहीं और धीरे धीरे वाराणसी बदल रहा है। जापान के ही एक शहर, खास शहर, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, क्षमा करें, लेकिन उसी शहर के तर्ज पर वाराणसी को विकसित करने की कोशिश हो रही है और बहुत हद तक उसमें बहुत सारे काम भी हुए हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी गए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जापान के साथ रिश्तों के बारे में और राजनीतिक बातें भी कही हैं। तो ये प्रधानमंत्री का एक दौरा था, उसको उतने ही तक हम रखें। राजनीति पर चर्चा बाद में कभी करेंगे। चर्चा अभी बड़ी ज़रूरी यह है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली सरकार पर बिहार महाप्रबंधक ने, मैं क्षमा करें, महालेखाकार ने गंभीर आरोप लगाए। 55,000 करोड़ रुपए की अनियमितता का सवाल है बिहार सरकार पर यह है कि इस सरकार ने पिछले 2 सालों में 55,000 करोड़ रुपए की अनियमितता की है और ये मात्र 3 विभागों ने किया है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। 55,000 करोड़ में इन्हीं 3 विभागों का हिस्सा ज़्यादा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सबसे ज़्यादा 14,500 करोड़ रुपए का, उसी तरह से 13,000 कुछ करोड़ रुपए हैं ये पंचायती राज विभाग का, और ग्रामीण विकास ने भी 6,700 करोड़ रुपए का की अनियमितता की है। इसमें 5,700 करोड़ रुपए की बिल नहीं मिल रहे हैं। मैंने डीसी बिल और एसी बिल की चर्चा कुछ दिनों पहले जो लगातार होती रहती थी, तो वो एसी बिल और डीसी बिल का सवाल है। 5,500 करोड़ रुपए का बिल नहीं मिल रहा है। सरकार पर ये जो वित्तीय अनियमितता की खबर आई है, ये अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन हमारा वादा है कि ऐसी खबरें जो अखबार की सुर्खियां नहीं बनती, जिस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो बिहार सरकार जो कहती है 2,09,000 करोड़ का एक बड़ा बजट हमने बनाया है, उस बजट में 23.5% का हिस्सा ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाती और पिछले 2018-19 में भी नहीं किया, 19-20 में भी नहीं किया और 20-21 का तो अभी आपको मिल ही गया। तो सरकार ने वो पैसा खर्च ही नहीं किया। अब ये सरकार कहती है, कल लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि इनका शिक्षा का जो बजट होता था, नहीं, उनका कहना है कि आरजेडी का जो कुल बजट होता था उतना तो मेरा केवल शिक्षा का बजट है। अब देखिए पार्थ सरकार जी, ये जो सरकार जो कह रही है कि लालू प्रसाद जी का जो कुल बजट होता था उतना तो हमारा शिक्षा का है, फिर भी तो शिक्षा आपका ध्वस्त है। आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं जा रहे हैं और रिजल्ट का हाल तो आप देखिए। हाँ, हम लोग तो परिणाम ही देखेंगे। हम लोग
इतने इन आंकड़ों की बाजीगरी में क्या बोला जाए, लेकिन परिणाम जो है वह बहुत ही खराब है। अभी तो वीसी पर चांसलर पर भी कई एक तरह की अनियमितताओं के चार्ज लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, और उच्च शिक्षा से लेकर प्राइमरी शिक्षा का हाल बहुत खराब है बिहार में। और जो इसमें अगर खर्च भी हो रहा है तो खर्च कहाँ जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को जानने का है। और एक बात है कि ये लालू प्रसाद से क्यों कंपैरिजन होता है। आप जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, आप लालू प्रसाद या आरजेडी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं जी। आप किसी पार्टी के प्रति आप जनता को जवाब दीजिए सही कि आपने क्या किया। तो उसी दृष्टि से हम लोगों को देखना चाहिए कि आपने शिक्षा में क्या किया, क्या आउटकम है, क्योंकि 15 साल किसी भी शासन के लिए कम नहीं होता है। अब तो 17 साल मानिए ये अगर एक साल छोड़ दीजिए मांझी जी का शासन, तब भी ये 17 साल पूरा। हाँ, तो 17 साल में और नीतीश कुमार के लिए लगभग कंटिन्यूटी का ही रहा है। तो आपने क्या किया। एक और महत्वपूर्ण बात, कल जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया। ये भाई 15 साल में उन्होंने कर दिया, तो 17 साल में आपने क्या किया, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। एग्जैक्टली एक बात तो समझना चाहिए कि लालू प्रसाद उस समय आए थे जब राज्य जो है स्टेट जो है विड्रॉ कर रहा था पब्लिक सर्विसेज से और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस फेज में आए थे। तो चीज़ें अगर वो कर रहे थे तो उसका अनुमोदन कहीं ना कहीं ऊपर से भी था, केंद्र से भी था, और डिफ्लेशनरी टाइम्स में शुरुआती दौर में रहे। तो इसीलिए अगर ये कंपैरिजन होता है, ये बेकार का कंपैरिजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य जो है बुनियादी चीज़ है, और स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार यहाँ पर अनदेखी की गई है, और यह सबके सामने है। पीएमसीएच का भी हाल देखा जा सकता है। तो नहीं, ये राज्य सरकार कह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है पीएमसीएच, लेकिन पीएमसीएच में ऑक्सीजन के बिना मरते हुए लोगों का भी हाल में हम लोगं ने देखा है। पटना के एम्स की तो बात छोड़िए, वो बिहार सरकार का नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के अस्पतालों की दुर्दशा है। कहा कि 534 पीएचसी जो हैं, 533 पीएचसी को हम जल्दी ही 30 बेड वाला अस्पताल बना लेंगे, वो 40 दिनों का टारगेट था, और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आप दवाओं के लिए लोगों को मरते हुए देखा आपने कोरोना के टाइम में, ऑक्सीजन लोगों तक नहीं पहुंच सका, जबकि केंद्र सरकार से 200 ये मांगा गया था, 200 किलो का वो गैस, ऑक्सीजन गैस, और वो आपूर्ति हो रही थी, लेकिन फिर भी आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, आप खर्च ही नहीं कर पाए ऑक्सीजन। और आप कहते हैं हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हैं, लालू जी ने उसको बिगाड़ के रखा था। भाई 17 साल से आप शासन में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी। हाँ, यही बात है कि यह जो है, यह सरकार कहीं से भी जनता को अपने केंद्र में नहीं रखती है, और ये आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। ये अब इतनी बड़ी अनियमितता की अगर बात हो रही है तो यह और भी सोचनीय है। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएजी आए हुए थे, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार जो है वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो यह स्थिति लगता है कि आप इतना एलोकेट करके, और जैसे आपने कहा कि 23% अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, तो यह तो बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। और एक जनता केंद्र में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता केंद्र में नहीं है। कल हमने एक सवाल उठाया था, आज उसकी एक झलक, केवल एक याद ताज़ा करने के लिए हम आपको ये कहें कि नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, महिलाएं बहाल भी हुई, लेकिन पटना के पुलिस लाइन में 185 महिलाओं के साथ जो हुआ, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मांग रख रही थी। उनका कहना ये था कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ अश्लील व्यवहार किए जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको गलत तरीके से छुआ जाता है। कई पुलिस ऑफिसर ने उनको थप्पड़ जड़ा है, और उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, और बेवजह किसी तरीके से उनको बड़े बड़े ड्यूटीज़ में लगाए गए और उनको थप्पड़ मारा गया। इन सब चीज़ों से आक्रोशित महिलाओं ने जब अपनी बात रखी तो उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर सरकार ने उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद जब उच्च न्यायालय ने उनको नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया, तो फिर से
से पटना के सिटी एसपी ने उन महिलाओं को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करने के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। सरकार को और समाज को भी, समाज को जवाब इसलिए देना है कि ये कैसा है समाज जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है, और कैसी है सरकार कि महिलाओं को उनके काम के स्थल पर भी उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और जब वो अपनी बात कहती हैं तो आप उनको बर्खास्त करते हैं, नौकरी से निकालते हैं, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं, और सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। उस समय मौजूद डीएसपी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बॉडीगार्ड पर भी कोई। ये खबर केवल आपको याद दिलाने के लिए कि हम इस खबर पर हमेशा और लगातार बने हैं जब तक इन महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह आखिरी खबर, 5वीं खबर में देखिए, देश में जनसंख्या को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वहाँ की सरकार ने एक नई नीति बनाई है और उस नई नीति को जनता के बीच छोड़ा गया है, उस पर अभी बहस चल रही है। उसके बाद वो कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस बहस के बाद बिहार में भी एक बहस छिड़ी। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ साफ तौर पर कर दिया कि यहाँ पर किसी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन बहस तब छिड़ी जब मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है और डिप्टी सीएम ने कहा कि पुरुषों को शिक्षित करने की जरूरत है। पार्थ सरकार जी, इस बहस में शामिल हम लोग भी इस पर चर्चा करें। क्या पुरुषों को शिक्षित करने की जरूरत है कि महिलाओं की? नहीं, इस बहस में नहीं पढ़ के मुझे तो लगता है कि यह जो पूरा फैलाया जाता, जो माल्थुसियन नियम फैलाया जाता है, यह बहुत ही दिग्भ्रमित करने का है, क्योंकि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या एक समस्या है। जहाँ तक सवाल है, अगर हम लोग पॉइंट आउट करें कि कुछ दिन पहले देश के नीति निर्माता से लेकर थिंक टैंक से लेकर और खुद प्रधानमंत्री मोदी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे, यानी यह एक लाभांश था आबादी का। क्यों हमारी बोला जाता था कि हमारा बल्ज इन द मिडल है, यानी एक बहुत बड़ा युवा आबादी है जिसका इस्तेमाल जो है श्रम में हो सकता है, श्रम करने में हो सकता है, और हम अपना जो है विकास कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, यह लोगों के दिमाग में था। लेकिन जो सरकार की नीतियां रही, जो जन विरोधी नीतियां रही, जो फेलियर्स रहा, वो सारा मिलाकर एक डेमोग्राफिक कर्स बना दिया। तो यह एक पक्ष है जो कि थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि पहले माल्थस के अनुसार तो खाना नहीं मिलना चाहिए था और हमारे गोदाम में अनाज भरा हुआ है। तो यह सहज बुद्धि से ज़रूर लगता है कि यह जो है जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी जनसंख्या कम होना इतनी बड़ी समस्या है कि फिनलैंड आज अपने यहाँ लोगों को बुला रहा है कि आइए काम कीजिए हमारे यहाँ। पूरे यूरोप में, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, उसमें बहुत बड़ा ये समस्या बहुत बड़ी समस्या। और अपने देश में महिलाओं की संख्या घट रही है, लगातार घट रही है। तो यह चीज़ जो है एक, और जहाँ तक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस हुए हैं, पिछला सेंसस भी हुआ है, ये सारा इंडिकेट करता है कि हमारे राज्यों में से अधिकांश राज्य जो हैं वहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट के करीब जो है हमारा फर्टिलिटी रेट है। तो यह जनसंख्या बढ़ने की ओर तो इंगित नहीं करता है। हाँ, जो जिनको तथाकथित रूप से बीमारू प्रदेश कहे जाते हैं, जिसको आप हिंदी बेल्ट कह सकते हैं, यहाँ पर ज़रूर कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो भी घटा है। पिछले 10 सालों में 5% से घट के 2% हो गया उत्तर प्रदेश का। हाँ। और वो कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोटक स्थिति है। तो ये तो बिहार का भी घटा है। और ये सारे मानक दिखाते हैं कि जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। और जहाँ तक मुस्लिम्स का सवाल है, तो ज़्यादातर अधिकांश राज्यों में मुस्लिम्स के बीच में भी हिंदू के रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। हिंदू पॉपुलेशन के रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। तो यह सारा चीज़ दिखाता है कि रिलीजन भी उसके पीछे नहीं है। लेकिन हम लोग के दिमाग में जो पूर्वाग्रह भरे जाते हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो फैलाया जाता है कि हम 2 हमारे 25, अब यह हास्यास्पद बात है। अब कितने हम लोग में से कितने लोग जानते हैं वैसे कोई मुस्लिम परिवार में जहाँ पर
पति के पास 4 पत्नियां हैं। तो ये पूर्वाग्रह है, और इस पूर्वाग्रह पर खेलते हुए चूंकि चुनाव भी है तो ये बातें कही जा रही हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर देखेंगे तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह जो है इसका अनुपात जो है सीधा अनुपात में है कि गरीबी रहेगी तो जनसंख्या ज़्यादा होगा। और आप बिहार में भी देख सकते हैं, हिंदुओं में भी देख सकते हैं, ये सारे जगह है। तो इसके यह तो उसी रूप से हो सकता है कि जब जहाँ पर आप गरीबी उन्मूलन करेंगे, गरीबी हटाएंगे, लोगों की स्थिति बेहतर होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का दर। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा की बात भी है। शिक्षा इसका तो स्टडीज ही है कि महिलाओं की शिक्षा से जो है घटा है। जरूर पुरुषों को भी शिक्षित कीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी। आप तो पता नहीं अपने भी कितने शिक्षित हैं, लेकिन जरूर शिक्षित कीजिए। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है, उसके पीछे यही बात है कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो कम से कम 2 परिवार पूरी तरह से शिक्षित होता है। और महिलाएं ज़्यादा गंभीर और उनको वो सोच रखती हैं, इसीलिए जनसंख्या के नियंत्रण पर भी महिलाओं को शिक्षित करना ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पर आप कानून कैसे बना सकते हैं। अगर आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय में तो वो 2 या 3 विवाह करने की प्रथा है। वो अगर 2 भी हैं तो अगर दोनों के 2-2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं। तो आप कैसे मानेंगे कि उनके 2 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं। दूसरा ये हुआ, किसी के जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो क्या एक को आप वंचित करेंगे उसमें से? ये कानून कैसे बनेगा? ये तो बहुत सारी चीज़ है। जैसे आप बोलते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे एक सबसे बड़ी बात है, सरकारी नौकरी है कहाँ? सरकारी नौकरी अगर है भी तो कितने लोगों को बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है एक महल खड़ा किया जा रहा है, बहुत ऐसा महल जिससे जो है जिस पर इनके जो पूर्वाग्रह हैं, धार्मिक पूर्वाग्रह हैं, वो और पैठ कर पाए लोगों के दिमाग में, और इलेक्टोरल डिविडेंड ये हो। लेकिन बिहार की सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात की है कि पिछले बार ही ये घोषणा हो गई थी कि नगर पंचायतों के जो चुनाव लड़ेंगे, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार में ये पहले से ये नियम बना हुआ है। हालांकि ग्राम पंचायतों के चुनाव में अभी ये नियम नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि यहाँ जागरण की ज़्यादा ज़रूरत है, जन जागरण की, शिक्षित करने की, ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नगर पंचायतों के चुनाव में ये नियम बनाया जा चुका है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, यह तो एक तरह से डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं ना। आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में केवल वोट देने के लिए तो ठीक है, वोट भी देने का है, लेकिन हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, यह भी हमारा हक है। आप इस हक को जनसंख्या के बल पर कैसे छीन सकते हैं? यह इन प्रिंसिपल गलत लगता है, सैद्धांतिक तौर पर यह गलत है। दूसरी बात है, अगर गरीबों में ज्यादा बच्चे हैं तो यह गरीबों को भी वंचित करता है। और तीसरी बात यह है कि कानून अगर आप लोग बना रहे हैं किसी भी चीज का, तो कानून उतना सफल नहीं होता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश यह कानून बनाएगा तो फीमेल फीटिसाइड्स बढ़े हैं हर जगह, जहां भी इस तरह के कानून आए हैं, तो भ्रूण हत्या जो है, महिला भ्रूण हत्या, वो बढ़ा है। तो इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। और आप फिर जो आपने एक बार कहा कि महिलाओं और पुरुषों का अनुपात जो है वह गड़बड़ाएगा। और ये पूरी नीति जो है यह बहुत ही दकियानूसी नीति है और बहुत नैरो माइंडेड है, और यह पूरा एक एजेंडा को सर्व करने के लिए है। और थ्योरेटिकली जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, जो माल्थुसियन, वो पूरी तरह से पूरे दुनिया में अगर वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो माल्थुसियन थ्योरी जो है वह कि पॉपुलेशन जो है कर्स है वह डिस्क्रेडिट हो चुका है, और जो देश रोकने की कोशिश किए हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। जैसे चाइना में अब जो है ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए जो है ये जो चाइल्ड पॉलिसी है उसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी उसको चेंज करने की बात है। तो ये सारे चीज़ें दिखाती हैं कि यह जो है
एकदम बहुत ही नैरो विजन की बात है और इसका इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, विरोध तो है। इसका कोई राजनीतिक लाभ भी मिला नहीं है। जैसा हम लोग देख चुके हैं कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जब जबरन नसबंदी करने की कोशिश हुई थी, वो सरकार गई थी और लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। और ये कोई सरकार इसका अगर चाहे कि कोई राजनीतिक लाभ ले ले, मुझे नहीं लगता कि उसको करे। हाँ, लेकिन एक फर्क है कि यह इसका कम्युनल एजेंडा में, जैसे एस.वाई. कुरैशी का एक आर्टिकल है आज के इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो कहते हैं कि मुस्लिम्स इसके प्रति जो है संवेदनशील नहीं हो, तब ये एजेंडा ही जो है इनका फेल करेगा, तो वो उस बात को कहते हैं। चलिए, तो ये थी आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरें जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्थ सरकार जो सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ आज के अतिथि के तौर पर यहाँ पर थे। कल भी शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। विमर्श न्यूज़ लाइव का यूट्यूब चैनल भी है। अगर उस चैनल को अगर आप तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हम दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ शाम को 5 बजे हर रोज़ हाजिर होते हैं। उसके अलावा हम आपको ये बताते चलें कि ऐसी खबरें जो सुर्खियाँ नहीं बनती, जिन खबरों का सरोकार जन सरोकार से है, जिनका जुड़ाव जनता के हित से है, वैसी खबरों को हम सुर्खियां बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे वेबसाइट पेज पर भी आ जाइए, वहां भी आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।